Hello everyone, I am Shweta, Assistant Professor Public Administration, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग भी कहते हैं, वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे भारत के संविधान ने अनुच्छेद 148 के अंडर स्थापित किया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो कैग क्या करते हैं? भारत सरकार और राज्य सरकार की जो सभी प्राप्तियां हैं और व्यय है, उसकी लेखा परीक्षा करने का अधिकार कैग को है। यानी जो रेवेन्यूज़ या जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, उसका ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, जो भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा खर्चा किया जाता है। कैग का ऑफिस भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ये देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चे जो हैं, जो संसद ने परमिट किए हैं, जिनकी अनुमति संसद ने कार्यपालिका यानी सरकार को दी है, उसकी सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। तो सिंपल वर्ड्स में, जिस चीज़ के लिए धनराशि की अनुमति प्राप्त हुई है सरकार को और जिस सीमा में हुई है, वहाँ वो खर्च किया जाए। और वो खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, ये ऑडिट करना कैग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कैग भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग का भी प्रमुख है, जो सर्वसाधारण की आर्थिक स्थिति का संरक्षक है। यानी जो पब्लिक मनी है, उसकी जो ऑडिट है, सरकार द्वारा जो खर्च किया गया है, उसका ऑडिट करके वो आर्थिक स्थिति के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? भारतीय संविधान और संसद को वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में मर्यादित बनाए रखना। यानी जो धनराशि जिस चीज़ के लिए स्वीकृत हुई है और जिस सीमा में स्वीकृत हुई है, वो उसी तरह से खर्च की जाए। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य की विधानसभाएं जो हैं, वो सरकार और अन्य जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराती है। यानी ये संस्था सुनिश्चित कराती है किनकी जवाबदेही? सरकार और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, जिनको संसद ने अनुमति दी है या राज्य की विधानसभाओं ने अनुमति दी है, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है संसद के प्रति या राज्य की विधानसभाओं के प्रति। इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि महालेखाकार का कार्यालय, ये जो ऑफिस है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी? कब स्थापित हुआ? पहली बार 1858 में, उसी वर्ष में जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। और सर्वप्रथम 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में इसके प्रोविजंस रखे गए। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है। यानी भारतीय संविधान में जो कैग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, वो क्या क्या है? मुख्य रूप से 4 प्रावधान हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद 148, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें। नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शपथ कौन दिलाता है और सेवा की शर्तें क्या है, उससे संबंधित प्रावधान है। 149 में कैग की कर्तव्य एवं शक्तियाँ हैं, जो कि वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के रूप में लागू किया था, जिसके अंडर ये शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी इस अनुच्छेद के अंडर केंद्र सरकार ने 1971 का अधिनियम लागू किया। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, यानी जो क्या कहता है अनुच्छेद 150? संघ और राज्य के खातों का जो विवरण है, राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 में संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाती है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जो शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है,
और उसका जो प्रमाण पत्र है वो अंतिम माना जाता है, यानी कैग द्वारा ही वो प्रमाणित किया जाता है और वो अंतिम होता है। वो आर्टिकल 279 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये कुछ एक अनुच्छेद है जिनके अंडर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑफिस स्टैब्लिश किया गया और जिन प्रावधानों के अनुसार वो कार्य करता है। फिर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर रिटायरमेंट, इनमें से जो भी पहले हो, 6 वर्ष पूर्ण पहले कर लिए हो या 65 वर्ष की आयु पूर्ण पहले कर ली हो। कैग कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है या फिर राष्ट्रपति उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने पर हटा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार या उसी आधार पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने कैग के विषय में जानी। यहाँ पर एक बिंदु और स्पष्ट करना होगा। अगर हम ब्रिटेन के कैग से इंडिया के कैग की तुलना करें तो एक महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई देता है। भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, यानी कि ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नहीं। जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां भी निहित होती हैं। इसका क्या कारण है? भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जबकि यूके में, ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकाला जा सकता। साथ ही भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। तो ये एक बेसिक हमने जानकारी देखी कैग के विषय में। इससे आगे हम जो कैग की शक्तियां हैं या उनके ऑफिस की इंडिपेंडेंस के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।